नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 1 हिसाबी पद्धति और उसके पारिभाषिक शब्द के अंदर आज अपने सीखने वाले हैं हिसाबी पद्धति के पारिभाषिक शब्द यानी टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। उसमें जो पहली टर्म है वो है पूंजी। तो पूंजी क्या होती है उसको अपने समझते हैं। पूंजी बोले तो कैपिटल। पूंजी को अपने क्या कहते हैं? कैपिटल, राइट। तो पूंजी का अर्थ क्या होता है? तो पूंजी का अर्थ अपने सरल शब्दों के अंदर समझें तो ऐसा कह सकते हैं कि मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय प्रोपराइटर और ओनर। ओके, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो धंधे के मालिक द्वारा धंधे में क्या की जाए, इन्वेस्ट की जाए, तो वो क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। और सरल शब्दों के अंदर समझना हो तो अपने पूंजी के अर्थ को इस प्रकार समझ सकते हैं कि धंधे का मालिक कौन? धंधे का मालिक धंधे में, किसमें? धंधे का मालिक धंधे में तीन चीज़ें लाएं। क्या क्या? नकद, माल या संपत्ति। धंधे का मालिक धंधे में नकद, माल या संपत्ति लाए तो उसे क्या कहेंगे? अपने पूंजी कहेंगे। धंधे का मालिक धंधे में नकद, माल या संपत्ति लाए तो उसे अपने क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। ओके, तो तीन चीज़ें धंधे के अंदर लाए, चाहे वो नकद के रूप में कुछ पैसा लाए, राइट है, या फिर माल के रूप में लाए या फिर संपत्ति के रूप में लाए। तो धंधे का मालिक धंधे में नकद, माल या संपत्ति जब लाता है तो उसे अपने क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। उसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, श्याम किसी एक साझेदार, अब क्या है, एक पेड़ी का मालिक है, राइट है, एक धंधे का क्या है? वह मालिक है। वह रुपये 10,000 नकद क्या कर रहा है? 10,000 नकद, राइट। फिर 6,000 का क्या? फर्नीचर, और 8,000 का क्या कर रहा है? माल। नकद, फर्नीचर और माल क्या कर रहा है? धंधे में ला रहा है। ये कौन ला रहा है? श्याम ला रहा है। श्याम कौन है? धंधे का ओनर है, धंधे का मालिक है या धंधे का प्रोपराइटर है, राइट है। तो ये धंधे के अंदर धंधे का मालिक क्या कर रहा है? ला रहा है। तो ये सभी अपने लिए क्या कहलाएगी? धंधे के लिए क्या कहलाएगी? पूंजी कहलाएगी। तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी धंधे की? 24,000। So the 24,000 is known as capital of your business. ओके, तो 24,000 जो है वो धंधे की क्या कहलाएगी? पूंजी कहलाएगी। अब पूंजी जो होती है वो धंधे का मालिक क्या करता है? धंधे का मालिक धंधे को देता है। किसको देता है? धंधे को देता है। किसको देता है? धंधे को। कौन देता है? धंधे का मालिक देता है। कौन देता है? धंधे का मालिक। किसको देता है? धंधे को। तो धंधे का मालिक धंधे को जो नकद, फर्नीचर या माल के रूप में कुछ भी देता है तो वो धंधे की क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। दैट्स द कैपिटल ऑफ योर बिजनेस। वो अपने धंधे की क्या कहलाएगी? पूंजी कहलाएगी। अब पूंजी क्या होती है कि अगर व्यक्तिक मालिकी हो यानी एकाकी व्यापार हो, कौन सा व्यापार हो? एकांकी व्यापार हो, यानी एक ही व्यक्ति धंधे का मालिक हो, तो उस समय एकांकी व्यापार में पूंजी कौन लाता है? मालिक खुद लाता है। कौन पूंजी लाता है? मालिक। मालिक के द्वारा ली जाने वाली धंधे को जो रकम होती है वो क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। साझेदारी पेड़ी हो यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या कर रहे हो? धंधा कर रहे हो। साझेदारी पेड़ी का स्वरूप हो, धंधे का स्वरूप कैसा हो? साझेदारी पेड़ी का हो, तो वहाँ पूंजी कौन लाता है? साझेदार लाते हैं। कौन लाता है? साझेदार पूंजी लाते हैं, राइट है। और साझेदार द्वारा दी जाने वाली धंधे को नकद, फर्नीचर और माल को अपने क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। कंपनी की जो पूंजी होती है, कंपनी के अंदर क्या होता है? कंपनी की पूंजी किसके द्वारा दी जाती है? अंशधारक द्वारा दी जाती है। और वहाँ पे अपने पूंजी को क्या कहते हैं?
अंशधारक की पूंजी को अंश पूंजी कहा जाता है। ओके, मालिक क्या करता है, एकांकी व्यापार में कौन पूंजी देता है, मालिक देता है। साझेदारी पेढ़ी में पूंजी किसके द्वारा दी जाती है, साझेदारों द्वारा दी जाती है, उसे अपने कैपिटल ऑफ पार्टनर कहते हैं। और कंपनी के अंदर पूंजी कौन देता है, अंशधारक देते हैं, और उसे अपने क्या कहते हैं, अंश पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश पूंजी यानी शेयर कैपिटल कहा जाता है। ओके, तो याद रहेगा बेटा विद्यार्थी, पूंजी किसे कहते हैं, तो पूंजी का मतलब क्या होता है, मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय प्रोपराइटर और ओनर, या फिर धंधे का मालिक धंधे में नकद माल या संपत्ति लाए तो उसे अपने क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। वो पूंजी नकद के रूप में ला सकता है, फर्नीचर के रूप में ला सकता है, माल के रूप में ला सकता है। ये पूंजी धंधे के प्रारंभ के अंदर भी लाए तो उसे अपने क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। पूंजी जो है वो धंधे के मालिक द्वारा क्या दी जाती है, धंधे को दी जाती है। एकांकी व्यापार के अंदर पूंजी कौन लाता है, मालिक द्वारा ली जाती है। साझेदारी पेढ़ी में पूंजी किसके द्वारा दी जाती है, साझेदारों द्वारा दी जाती है, इसलिए उसे साझेदारों की पूंजी कहते हैं। और कंपनी के अंदर पूंजी अंशधारक देते हैं और उसे अपने क्या कहते हैं, अंश पूंजी कहते हैं। ओके, तो ये था आपका पूंजी का अर्थ। पूंजी के बाद दूसरी जो टर्म अपने को पढ़नी है वो है आहरण। कौन सी टर्म है, आहरण। आहरण बोले तो क्या, ड्रॉइंग्स। ओके, आहरण यानी ड्रॉइंग्स, गुजराती में जेने उपाड़ कहवाय। क्या कहते हैं गुजराती में, उपाड़, हिंदी में इसको बोलते हैं आहरण। तो आहरण जो है वो भी पूंजी से संबंधित, पूंजी से रिलेटेड ही है। तो आहरण का सरल अर्थ क्या हो सकता है, तो आहरण का सरल का अर्थ अपने समझें तो धंधे का मालिक, कौन, धंधे का मालिक, किस में से, धंधे में से। धंधे का मालिक धंधे में से अपने निजी उपयोग के लिए, फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने निजी उपयोग के लिए, निजी उपयोग के लिए धंधे में से, धंधे का मालिक धंधे में से अपने निजी उपयोग के लिए 3 चीज़ ले जाएं, चाहे वो नकद ले जाएं, या फिर धंधे में से माल ले जाएं, या धंधे की कोई संपत्ति ले जाएं, राइट है, तो वो क्या कहलाएगी, आहरण कहलाएगी। ले जाएं तो उसे अपने क्या कहेंगे, आहरण कहेंगे। ओके, तो धंधे का मालिक धंधे में से अपने निजी उपयोग के लिए, यहाँ खास ध्यान रखना है कि अपना निजी उपयोग के लिए धंधे में से नकद या माल या संपत्ति के रूप में जो ले जाता है तो वो सभी धंधे का क्या कहलाता है, आहरण कहलाता है। ओके, किसके लिए, यहाँ ध्यान रखना है, अपने निजी उपयोग के लिए, विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज, किसके लिए, फॉर हिज पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग्स, उसे अपने क्या कहते हैं, धंधे का आहरण कहते हैं। आहरण जो होता है, यहाँ खास ध्यान रखना है कि धंधे का मालिक, कौन, धंधे का मालिक, ओके, धंधे का मालिक धंधे को कुछ रकम दें, धंधे का मालिक धंधे को कुछ रकम दें, चाहे वो नकद के रूप में, माल या संपत्ति के रूप में देता है तो उसे अपने क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। ओके, तो पूंजी जो होती है वो धंधे के मालिक द्वारा किसको दी जाती है, धंधे को दी जाती है, इसके लिए उसको क्या कहते हैं, अपने पूंजी कहते हैं। जबकि आहरण जो होता है वो क्या करता है, धंधा किसको देता है, धंधे के मालिक को देता है, धंधे के मालिक को दी जाती है। तो धंधे का माल, धंधा जब धंधे के मालिक को कुछ भी दें, राइट है, चाहे वो नकद के रूप में दें या माल के रूप में दें या संपत्ति के रूप में दें, तो उसे अपने क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं। और आहरण से क्या होता है, ये खास ध्यान रखने का, आहरण से पूंजी में कमी होती है, आहरण से पूंजी में क्या होती है, कमी होती है। ओके, जब भी आप धंधे में से आहरण करो तो धंधे की जो पूंजी होती है उसमें क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए आपकी पूंजी कितनी थी, 24,000। अब 24,000 में से यदि धंधे का मालिक 2,000 ले जाता है, राइट है, तो आपके पास पूंजी कितनी बचेगी, 22,000 बचेगी। कितनी बचेगी, 22,000। ओके, तो विद्यार्थी मित्रों आपको ये भी खास ध्यान रखना है
कि जब भी धंधे में से आहरण किया जाता है तो आहरण के कारण पूंजी में क्या होती है, कमी होती है। ओके, तो आहरण यानी क्या, तो धंधे का मालिक धंधे में से अपने निजी उपयोग के लिए नकद के रूप में, माल या संपत्ति के रूप में कुछ भी ले जाता है तो उसे अपने क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं। आहरण जो है वो धंधा द्वारा धंधे के मालिक को दिया जाता है, जबकि पूंजी धंधे का मालिक क्या देता है, धंधे को देता है। और आहरण से क्या होती है, पूंजी में कमी होती है। याद रहेगा। तो ये था आपका पूंजी और ये था आपका आहरण। आहरण का पूंजी का मतलब धंधे का मालिक धंधे में नकद माल या संपत्ति लाए तो उसे पूंजी कहेंगे, और इसका मतलब होता है निजी उपयोग के लिए धंधे में से नकद माल या संपत्ति ले जाएं तो उसे अपने क्या कहेंगे, आहरण कहेंगे। क्लियर, ओके, राइट। उसके बाद की जो अपने को टर्म पढ़नी है वो टर्म जो है वो है दायित्व, यानी लाइबिलिटीज। दायित्व किसे कहते हैं तो उसको अपने समझते हैं। सो द नेक्स्ट टर्म इज लाइबिलिटीज यानी दायित्व। दायित्व बोले तो जिम्मेदारी। तो नेक्स्ट टर्म कौन सी है अपनी, दायित्व। दायित्व किसे कहते हैं, दायित्व को अपने क्या कहते हैं, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी या लाइबिलिटीज। ओके, इसको अपने जिम्मेदारियां भी कहते हैं। तो दायित्व का मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले तो दायित्व होता क्या है तो उसके अर्थ को अपने देख लेते हैं। तो दायित्व जो है उसका मतलब होता है आप धंधे में से उधार या धंधा उधार माल खरीदे, क्या खरीदें, खरीदे, धंधा उधार माल खरीदें, ओके, या फिर संपत्ति खरीदें, या फिर उधार के रूप में कुछ भी सेवा प्राप्त करता हो। राइट है, उधार खरीदी करें, चाहे वो माल या रूप में, संपत्ति के रूप में या सेवा के रूप में, तो उसकी जो भुगतान पात्र रकम होती है उसके बदले में जो रकम क्या की जाती है, चुकाई जाती है। भुगतान पात्र रकम, भुगतान रकम, या फिर आपने किसी के पास से क्या किया हो, उधार रकम ली हो, क्या लिया हो, उधार रकम ली हो, तो उसको जो वापस करने योग्य रकम होती है, उसको जो आप वापस करते हो, वापस करने वाली जो रकम होती है उसे अपने क्या कहते हैं, दायित्व करने वाली रकम को क्या कहते हैं, दायित्व कहते हैं। ओके, तो दायित्व की परिभाषा अपने ऐसे कह सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, एक तो खास ध्यान रखो कि दायित्व जो है, लाइबिलिटीज इज अ बर्डन ऑन बिजनेस। लाइबिलिटीज जो होती है वो धंधे का एक प्रकार का क्या है, बर्डन है। बर्डन का मतलब क्या, कि आपने मानो कि किसी के पास से पैसा लिया है तो आपके ऊपर बर्डन, बर्डन क्या होता है कि उतनी रकम आपको भविष्य में उसको वापस करनी पड़ेगी। तो जो भविष्य में चुकाने योग्य रकम जो होती है, दीज ऑल आर आवर लाइबिलिटीज, इज नोन एज लाइबिलिटीज ऑफ योर बिजनेस, ऐसा कह सकते हैं। ओके, चाहे वो लोन के रूप में हो, अमाउंट के रूप में हो, ओके, ओन बाय द बिजनेस। ओके, तो उधार खरीदा माल के रूप में, संपत्ति या सेवा पात्र के बदले भुगतान पात्र रकम, या फिर आपने उधार रकम ली हो तो उसे वापस करने वाली रकम को अपने धंधे का क्या कहते हैं, दायित्व कहते हैं। धंधे के दायित्व को आपने क्या किया है, दो भागों में बांटा गया है। धंधे का जो दायित्व होता है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज इन अकाउंट। ओके, दो प्रकार की लाइबिलिटीज होती हैं। तो पहला जो होता है वो है आंतरिक दायित्व। क्या होता है, आंतरिक दायित्व, जिसे अपने बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, आंतरिक दायित्व। दूसरा जो प्रकार है वो है बाह्य दायित्व, यानी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। आंतरिक दायित्व अपने क्या कहेंगे, इंटरनल लाइबिलिटी, और बाह्य दायित्व को कहेंगे अपने एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्लियर। अब प्रश्न आता है कि व्हाट इज इंटरनल लाइबिलिटीज एंड व्हाट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ऑफ योर बिजनेस। धंधे का आंतरिक दायित्व और धंधे का बाह्य दायित्व क्या होता है। तो धंधे के आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व को समझने के लिए अपने सिंपल सा समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये धंधा है, राइट है, धंधा, और ये कौन है, धंधे का मालिक है, राइट है। तो धंधे और धंधे के मालिक के बीच का जो दायित्व होता है, ओके, उसको अपने क्या कहते हैं, आंतरिक दायित्व कहते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल धंधे का मालिक धंधे के अंदर धंधे को कुछ रकम देता है,
चाहे वो पूंजी के रूप में दे, रकम कुछ भी रूप में दे, या उधार ला के दें, किसी भी सोर्स से ला के दे, कौन देता है? धंधे का मालिक। किसको देता है? धंधे को देता है, राइट है। वो पूंजी के रूप में दें तो वो इन दोनों के बीच का दायित्व हुआ। किसके बीच का? ओके, लाइबिलिटीज बिटवीन ओनर एंड और योर बिजनेस। ओके, धंधे का मालिक और धंधे के बीच का जो दायित्व होता है, या धंधे के मालिक धंधे को पूंजी दें तो उसे अपने क्या कहते हैं? आंतरिक दायित्व कहते हैं। ओके, क्या दायित्व कहते हैं? आंतरिक दायित्व कहते हैं। तो आंतरिक दायित्व किसके किसके बीच में उत्पन्न होता है? तो आंतरिक दायित्व धंधा और धंधे के मालिक के बीच उत्पन्न होता है। ओके, धंधे के मालिक और धंधे के बीच के जो का जो दायित्व होता है उसे अपने आंतरिक दायित्व कहते हैं। तो एक्सटर्नल यानी बाह्य दायित्व क्या हुआ? तो बाह्य दायित्व को समझने के लिए दो शब्द समझना है, धंधा और तीसरा पक्षकार, थर्ड पर्सन, तीसरा पक्षकार। जब धंधा और धंधे के अलावा, धंधे के मालिक के अलावा जो तीसरे पक्षकार के बीच का जो दायित्व होता है, यानी धंधा किसी तीसरे पक्षकार को क्या करे? रकम चुकाए। क्या चुकाए? रकम चुकाए, तो वो क्या कहलाएगा? बाह्य दायित्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाह्य दायित्व कहलाएगा। ओके, इन शॉर्ट कोई आपको पूछे कि आंतरिक दायित्व क्या होता है, तो आपको बोलने का कि धंधा और धंधे के मालिक का जो दायित्व, बीच का जो दायित्व होता है उसे अपने आंतरिक दायित्व कहते हैं। और धंधा और तीसरे पक्षकार, धंधा जब तीसरे पक्षकार को रकम चुकाए या तीसरे पक्षकार के बीच का जो संबंध होता है वह बाह्य दायित्व होता है। और आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व जो होते हैं वो हमेशा संबंध के ऊपर आधारित दायित्व है। ये दायित्व किसके ऊपर डिपेंड करता है? संबंध के ऊपर डिपेंड करता है। तो संबंध के आधार पर धंधे के दायित्व को दो भागों में बांटा गया है, एक है आंतरिक दायित्व और दूसरा जो है वो है बाह्य दायित्व। बाह्य दायित्व को अपने उदाहरण द्वारा अपने समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को पास से 50,000 लोन लिए। क्या किया है? 50,000 लोन लिए। तो 50,000 किसी अन्य व्यक्ति के पास से लिए, धंधे के मालिक से पास से नहीं लिया। तो ये कौन सा दायित्व हुआ? बाह्य दायित्व हुआ, राइट है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के पास से 2,000 का उधार माल खरीदें। क्या किया है आपने? उधार माल खरीदा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? रकम चुकानी पड़ेगी भविष्य में। पर किसके पास से? किसी अन्य व्यक्ति के पास से उधार माल खरीदा है, तो ये कैसा दायित्व गिनाएगा? बाह्य दायित्व गिनाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप रुपये 500 क्या किया है आपने? भाड़ा चुकाना बाकी है। क्या है? भाड़ा चुकाना बाकी है, तो वो भी आपका क्या हुआ? आंतरिक दायित्व हुआ। तो इस प्रकार जब धंधा किसी तीसरे पक्षकार को, चाहे वो रकम के रूप में, माल के रूप में या सेवा के बदले कोई रकम चुकाता है, तो वो बाह्य दायित्व कहलाता है। और धंधे के मालिक के बीच में जो होने वाला दायित्व जो होता है उसे अपने आंतरिक दायित्व कहते हैं, राइट। आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व के दो भाग हैं, दो प्रकार हैं। आंतरिक दायित्व बाह्य दायित्व के दो प्रकार जो हैं, वो पहला जो दायित्व है वो है चालू दायित्व। कौन सा दायित्व? चालू दायित्व। और दूसरा जो है वो है गैर चालू या बिन चालू दायित्व। उसे अपने क्या कहते हैं? गैर चालू दायित्व या फिर बिन चालू दायित्व। ओके, इसी प्रकार बाह्य दायित्व के भी दो प्रकार हैं, उसके भी दो प्रकार हैं। कौन कौन से? तो वही चालू दायित्व और कौन सा दायित्व? गैर चालू या बिन चालू दायित्व। ओके, गैर चालू का दूसरा नाम क्या है? बिन चालू दायित्व। अंग्रेजी में से करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। चालू दायित्व को क्या बोलते हैं अपने? करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। और इसको बोला जाता है अपने नॉन करंट लाइबिलिटी। ओके, करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो अब प्रश्न आता है कि चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल अर्थ है चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व का कि एक से अधिक वर्ष के लिए जो दायित्व होता है, ओके, एक से अधिक वर्ष के लिए, एक से अधिक वर्ष के लिए जो दायित्व होता है उसे अपने बिन चालू या गैर चालू दायित्व कहते हैं। और एक वर्ष से कम समय के लिए, एक वर्ष से कम समय के लिए जो दायित्व होता है उसे अपने क्या कहते हैं? चालू दायित्व कहते हैं। तो कोई आपको पूछे कि चालू दायित्व अर्थात क्या, तो कोई ऐसा दायित्व जिसका ड्यूरेशन, ओके, जिसका समय मर्यादा कितनी हो? एक से अधिक वर्ष
के ऊपर चुकाया जाए, फॉर एग्जांपल 2 साल या 3 साल के लिए आपने कोई दायित्व क्या किया है, चुकाया, 2 साल के बाद चुकाया है, तो वो कौन सा दायित्व हुआ, गैर चालू दायित्व हुआ। और 1 साल के अंदर अंदर ही जो आप दायित्व चुका देते हैं उसे अपने चालू दायित्व कहते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो चालू दायित्व है वो कैसा दायित्व है, अल्पकालीन दायित्व है। कैसा दायित्व है, अल्पकालीन दायित्व है। और जो बिन चालू है, गैर चालू जो दायित्व है वो कैसा है, दीर्घकालीन दायित्व। कैसा दायित्व गिनाएगा वो, दीर्घकालीन दायित्व, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। ओके, तो कैसे कह सकते हैं कि जो चालू दायित्व जो होता है वो उसको अपने अल्पकालीन दायित्व के रूप में पहचानते हैं, और जो गैर चालू दायित्व होता है जो लंबे समय के लिए होता है, इसके लिए उसे अपने दीर्घकालीन दायित्व कहते हैं। राइट, तो चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व का संबंध किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो जो संबंध है वो समय के आधार पर होता है। किसके ऊपर होता है, समय के आधार पर। तो समय के आधार पर दायित्व के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। कौन कौन से, एक तो होता है चालू दायित्व और एक होता है बिन चालू दायित्व। और संबंध के आधार पर कौन कौन से इसके प्रकार हैं, तो एक होता है आंतरिक दायित्व, दूसरा होता है बाह्य दायित्व। क्लियर, तो दायित्व का मतलब क्या हुआ, तो उधार खरीदे माल, संपत्ति या सेवा पुकार के बदले चुकाने वाली रकम, या उधार ली रकम के वापस करने वाली रकम का जो टोटल होता है उसे अपने दायित्व कहते हैं। इन शॉर्ट, भविष्य में चुकाने योग्य रकम का योग अर्थात दायित्व, जो रकम आपको फ्यूचर के अंदर पेड करनी है, राइट, चुकानी है, तो उसे अपने धंधे का दायित्व कहते हैं। दायित्व के 2 प्रकार हैं, आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व, इंटरनल लाइबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो इंटरनल लाइबिलिटीज यानी आंतरिक दायित्व किसे कहते हैं, तो धंधे और धंधे के मालिक के बीच के दायित्व को। जब धंधे का मालिक धंधे को पूंजी के रूप में कुछ भी रकम देता है तो वो कैसा दायित्व कहलाता है, आंतरिक दायित्व कहलाता है। राइट, और जब धंधा किसी तीसरे पक्षकार को रकम चुकाए तो वो कैसा दायित्व है, बाह्य दायित्व है। चाहे वो लोन के रूप में रकम लिए, उधार माल खरीदे के रूप में लिया, या कोई सेवा के बदले रकम चुकानी हो, तो वो सभी दायित्व बाह्य दायित्व कहलाएंगे। आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व जो है वो संबंध के आधार पर दायित्व के प्रकार हैं। उसके बाद आता है चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व। आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व के कितने प्रकार हैं, 2 चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व। तो चालू दायित्व को क्या कहते हैं, अपने करंट लायबिलिटी, जो 1 वर्ष से कम समय मर्यादा जिसकी हो उसे चालू दायित्व कहते हैं, और 1 वर्ष से अधिक समय मर्यादा जिसकी हो उसे अपने क्या कहते हैं, गैर चालू दायित्व कहते हैं। ओके, और ये जो दायित्व जो होता है वो समय के आधार पर होते हैं। क्लियर, तो ये था आपका नेक्स्ट जो टर्म थी, जो कौन सी थी, दायित्व, यानी दायित्व किसे कहते हैं, दायित्व के प्रकार। उसके बाद जो आपको पढ़ना है बेटा वो है नेक्स्ट जो टर्म है वो है एसेट्स, यानी संपत्ति, यानी संपत्ति किसे कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टर्म को भी अपने समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म्स क्या है, संपत्तियां, यानी संपत्ति। यानी एसेट्स, गुजराती में जेने मिलकतों कहवाय। तो संपत्तियां किसे कहते हैं, तो पहले तो इसके अर्थ को अपने व्यवस्थित देख लेते हैं। तो ऐसी कोई भी दृश्य या अदृश्य वस्तु, दृश्य या अदृश्य वस्तु जो धंधे का मालिक की हो, जो धंधे के मालिक की हो, किसकी हो, धंधे के मालिक की हो, और जिसका आर्थिक मूल्य हो। ये खास ध्यान रखने का, सिर्फ धंधे के मालिक से नहीं, परंतु जिसका आर्थिक मूल्य उपार्जन हो, तो उसे अपने क्या कहते हैं, धंधे की संपत्तियां कहते हैं। ओके, यानी अपने कह सकते हैं कि एसेट्स मीन्स इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ बिजनेस। ऑल इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ बिजनेस इज नोन एज एसेट्स ऑफ योर बिजनेस। ऐसी कोई भी दृश्य या अदृश्य वस्तु जो धंधे के मालिक की हो या फिर जिसका आर्थिक मूल्य हो। ओके,
तो वो सभी धंधे के लिए क्या कहलाती है? संपत्ति कहलाती है। वो धंधे के लिए क्या कहलाएगी? संपत्तियां कहलाएगी। ओके, संपत्ति के प्रकारों को अपने देखें तो मुख्य संपत्ति के 2 प्रकार हैं। अपने सभी प्रकार की संपत्तियों को व्यवस्थित समझते हैं। तो पहले जो आपने देखा है तो मुख्य 2 प्रकार हैं। एक होती है गैर चालू संपत्ति। कौन सी संपत्ति? गैर चालू संपत्ति। और दूसरा जो प्रकार है संपत्तियां या फिर चालू संपत्तियां। गैर चालू संपत्तियां और चालू संपत्तियां, जिसे अपने क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स और एक है करंट एसेट्स। नॉन करंट एंड करंट एसेट्स। ओके, अब नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स किससे कहते हैं? तो गैर चालू के अंदर अपने दायित्व में अंदर क्या देखे थे? गैर चालू दायित्व कौन सा होता है? जो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए होता है तो उसे गैर चालू दायित्व कहते हैं। तो ऐसी संपत्तियां जो दीर्घकालीन समय के लिए खरीदी जाएं या जिसका अस्तित्व धंधे में लंबे समय के लिए होता है, तो ऐसी संपत्ति को अपने क्या कहते हैं? गैर चालू संपत्तियां कहते हैं। यानी कौन सी संपत्तियां? जो दीर्घकालीन समय के लिए क्या है? धंधे में रहती हैं। यानी जिनका अस्तित्व धंधे में क्या होता है? दीर्घकालीन समय के लिए होता है। दीर्घकालीन समय के लिए कौन कौन सा? जैसे जमीन है, राइट। लंबे समय के लिए अपने क्या करते हैं? उसको परचेज करते हैं। मकान, यंत्र, फर्नीचर, तो ये सभी कैसी संपत्तियां हैं? तो दीज ऑल आर नॉन करंट एसेट्स ऑफ योर बिजनेस। तो ये सभी धंधे के लिए कैसी संपत्तियां गिनाएगी? गैर चालू संपत्तियां गिनाएगी, राइट। अपने चालू संपत्ति को देखें तो ऐसी संपत्ति जिसको तुरंत ही क्या है? नकद में रूपांतर किया जा सके। यानी 1 वर्ष से कम समय के लिए, ये क्या आएगा? 1 वर्ष से कम समय के लिए। ओके, और यहाँ आएगा 1 वर्ष से अधिक समय के लिए। या फिर अपने कह सकते हैं कि कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको क्या है? कैश में रूपांतर किया जाए। कितने समय के लिए? विदिन 1 ईयर। ओके, 1 साल के अंदर ही जिसको नकद में रूपांतर किया जा सकता है। तो ऐसी सभी संपत्तियां धंधे के लिए चालू संपत्तियां कहलाती है, राइट। तो चालू संपत्तियों के अंदर क्या क्या आ सकता है? तो जैसे देनदार है, ओके। उसके बाद क्या आएगा? लेनी हुंडी है, राइट है। उसके बाद क्या आएगा? स्टॉक है। तो जिसका क्या है? अल्पकालीन समय के अंदर अपने नकद में क्या है? रूपांतर कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं नॉन करंट एसेट्स के प्रकार। तो जो गैर चालू संपत्तियां होती हैं उसके प्रकार में देखें तो प्रकार कौन सा है? स्थिर। ओके, कौन सी संपत्तियां आती है इसके अंदर? स्थिर संपत्तियां आती है। कौन सी संपत्तियां? स्थिर संपत्तियां, राइट है। स्थिर संपत्तियों के भी 2 प्रकार है। स्थिर संपत्ति यानी ऐसी संपत्ति जो धंधे के अंदर लंबे समय के लिए क्या हो? स्थिर हो। स्थिर का मतलब लंबे समय तक जिसका धंधे में अस्तित्व हो। तो ऐसी सभी संपत्तियां क्या कहलाती है? स्थिर संपत्तियां कहलाती है। स्थिर संपत्ति के अंदर दृश्य संपत्ति और अदृश्य संपत्तियां। स्थिर संपत्तियों के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं, दृश्य संपत्तियां और कौन सी संपत्तियां? अदृश्य संपत्तियां, जिसको अपने टेंजिबल एसेट्स और नॉन टेंजिबल एसेट्स यानी इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। कौन कौन सी एसेट्स? टेंजिबल एसेट्स या फिर इनटेंजिबल एसेट्स। ओके, तो टेंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? तो उसको भी अपने समझते हैं। तो दृश्य संपत्ति किसे कहते हैं? तो ऐसी संपत्तियां जिनको देखा जा सके। दृश्य का मतलब क्या हुआ? देखा जा सके, या फिर जिनको क्या है? टच किया जा सके। ओके, क्या किया जा सके? टच किया जा सके। तो ऐसी सभी संपत्तियों को अपने क्या कहते हैं? दृश्य संपत्ति कहते हैं, जिनका भौतिक स्वरूप हो। तो ऐसी सभी संपत्तियां कैसे कहलाती है? दृश्य संपत्तियां। तो इस दृश्य संपत्ति यानी जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, औजार, ये सभी कैसी संपत्तियां हैं? दृश्य संपत्ति। क्यों? इनको देखा जा सकता है,
महसूस किया जा सकता है, जिनको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, राइट। तो ये सभी संपत्तियां किसके अंदर आएगी? दृश्य संपत्तियों के अंदर आएगी। और जिनको आपने क्या है, देखा ना जा सकें, जिनको क्या कर सकें, देखा ना जा सकें, या फिर जिनका को टच ना कर सके, तो ऐसी सभी संपत्तियां किस में आती है? अदृश्य संपत्ति के अंदर आती है। तो दृश्य संपत्ति के अंदर क्या उदाहरण तो देखें तो जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, ये सभी संपत्तियां कैसी है बेटा? दृश्य संपत्ति है। तो अदृश्य संपत्ति कौन कौन सी होती है? तो ख्याति है। तो ख्याति जो है वो भी कैसी संपत्ति है? अदृश्य है। ख्याति है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, दीज ऑल आर इंटेंजिबल एसेट्स। ये सभी कैसी संपत्तियां हैं? अदृश्य संपत्ति कहलाती है। ओके, तो दृश्य संपत्ति यानी जिसको देखा जा सके, जिसको टच कर सके, या जिसका भौतिक स्वरूप हो, उसको दृश्य संपत्ति कहते हैं। जिसको देखा ना जा सके, राइट है, जिसका लाभ धंधे को क्या है, मिलता हो, परंतु देखा या छू सकते न हो, तो ऐसी संपत्तियों को अपने अदृश्य संपत्ति कहते हैं। जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, औजार, ये सभी कैसी संपत्तियां हैं? दृश्य संपत्तियां हैं। ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सभी कैसी संपत्तियां हैं? अदृश्य संपत्ति कहलाती है। इसके बाद भी संपत्तियों के प्रकार के अंदर देखें तो संपत्ति का दूसरा जो प्रकार जो है वो है प्रवाही संपत्ति। कौन सी संपत्ति? प्रवाही संपत्तियां, जो चालू संपत्ति का एक भाग है, राइट है। कौन सी संपत्तियां? प्रवाही संपत्तियां, जिसे अपने लिक्विड एसेट्स कहते हैं। कौन सी एसेट्स? लिक्विड एसेट्स। तो उस प्रवाही संपत्ति का मतलब क्या होता है? तो प्रवाही संपत्ति जो है वो चालू संपत्ति का, इट्स अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। वो प्रवाही चालू संपत्ति का ये एक भाग है, राइट है। तो इसका अर्थ अपने देखें तो जिन संपत्तियों का, ओके, क्या करें अपने, जिन संपत्तियों का शीघ्रता से यानी तुरंत, शीघ्रता से रोकड़ में रूपांतर होता हो। किस में रूपांतर होता हो? रोकड़ में रूपांतर हो, उसे अपने क्या कहते हैं? प्रवाही संपत्ति कहते हैं। ऐसी सभी संपत्तियां, जिन संपत्तियों का उपयोग, जिनका शीघ्रता से रोकड़ में रूपांतर होता हो, या फिर जो चालू संपत्ति है, उन चालू संपत्तियों के अंदर में से, किस में से? चालू संपत्तियों में से स्टॉक के अलावा, किसके अलावा? स्टॉक के अलावा की सभी संपत्तियां। स्टॉक को अपने प्रवाही संपत्ति के अंदर गिनते नहीं है। स्टॉक के अलावा जितनी भी संपत्तियां हैं वो सभी संपत्तियां कैसी संपत्तियां कहलाएगी? प्रवाही संपत्ति कहलाएगी। कैसी संपत्ति कहलाएगी? प्रवाही संपत्ति कहलाएगी। ओके, तो प्रवाही संपत्ति को कैसे? ऐसी संपत्तियां जिनका क्या हो? शीघ्रता से रोकड़ में रूपांतर होता हो। ओके, इसके उदाहरण अपने देखें तो स्टॉक के अलावा कौन सी चालू संपत्तियां हैं? तो अपने पास में है देनदार, राइट है, और लेनी हुंडी, ब्रोकर सेस, बैंक सेस, ये सभी क्या है? दीज ऑल आर लिक्विड एसेट। वो सभी कैसी संपत्तियां हैं? प्रवाही संपत्ति है। क्लियर? तो ये था आपका प्रवाही संपत्ति का अर्थ। उसके बाद है अवास्तविक संपत्तियां या वास्तविक संपत्तियां। अवास्तविक और वास्तविक। तो सबसे पहले अपने वास्तविक संपत्ति को देख लेते हैं। वास्तविक संपत्ति या जिसको अपने रियल एसेट्स बोलते हैं। वास्तविक, वास्तविक का मतलब क्या? जिनका भौतिक स्वरूप हो। और वास्तविक संपत्ति का अपने अर्थ देखें तो क्या होगा कि जिनका वास्तव में मूल्य हो। ओके, जिनका क्या हो? वास्तव में मूल्य हो, वास्तव में मूल्य हो, या फिर जिनका भौतिक स्वरूप हो। क्या हो? भौतिक रूप हो, जिनको देखा जा सके या फिर जिनको टच किया जा सके, भौतिक स्वरूप हो। ओके, इसके अंदर दृश्य अदृश्य सभी संपत्तियां आ जाती है। वास्तविक के अंदर अपने देखें तो कौन कौन सी संपत्ति आ जाएगी बेटा? दृश्य संपत्ति भी आ जाएगी, अदृश्य संपत्ति भी आ जाएगी, और चालू संपत्ति भी आ जाएगी। जिनका वास्तव में मूल्य हो, या फिर जिनका वास्तव में मूल्य का मतलब क्या? कि जिनको सरलता से अपने नकद रोकड़ में रूपांतर कर सकते हो। तो ऐसी रोकड़ में रूपांतर करने वाली सभी दृश्य, अदृश्य और चालू संपत्तियों को अपने कौन सी संपत्ति कहेंगे? वास्तविक संपत्तियां कहेंगे। कौन सी संपत्ति कहेंगे अपने उसको? वास्तविक संपत्ति कहेंगे। क्लियर?
वास्तविक के बाद आती है अवास्तविक संपत्तियां। तो अवास्तविक संपत्तियां कैसे कहे जाते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है अवास्तविक। ओके, कौन सी संपत्तियां? अवास्तविक संपत्तियां, जिन्हें अपने फिक्टिटियस एसेट्स कहते हैं। कौन से एसेट्स? फिक्टिटियस एसेट्स, फिक्टिटियस एसेट्स। ओके, अवास्तविक संपत्ति यानी क्या होता है? तो अपने सीधा सा अर्थ इसका कर सकते हैं कि जिनका भौतिक स्वरूप न हो, या जो संपत्तियां भौतिक स्वरूप न रखती हो, भौतिक स्वरूप न हो, तो ऐसी सभी संपत्तियों को अपने क्या कहते हैं? अवास्तविक कहते हैं। या फिर अपने कह सकते हैं कि जिनका उपज मूल्य क्या हो? शून्य हो। जिनका उपज मूल्य क्या हो? शून्य हो। तो ऐसी संपत्तियां भी कैसी है? अवास्तविक संपत्तियां हैं। जिनका भौतिक स्वरूप ना हो, ओके, या फिर जिनका उपज मूल्य क्या हो? शून्य हो। या फिर आप कह सकते हो कि जिनका रोकड़ में रूपांतर ना होता हो। किसके अंदर रूपांतर ना होता हो? रोकड़ में रूपांतर न हो। ऐसी संपत्तियों को अपने अवास्तविक संपत्ति कहते हैं। अवास्तविक जो संपत्ति है, उनके जो अवास्तविक संपत्ति के जो खर्च का जो लाभ होता है वो 1 से अधिक वर्ष तक मिलता है। लाभ अधिक वर्षों तक आपको प्राप्त होता है, वर्षों तक क्या होता है? प्राप्त होता है। तो ऐसी सभी संपत्तियां कैसी कहलाएगी? अवास्तविक संपत्ति कहलाएगी। जिनका भौतिक स्वरूप न हो, या फिर जिनका उपज मूल्य क्या हो? शून्य हो। उपज मूल्य क्या हो? शून्य हो। या फिर जिनको रोकड़ में रूपांतर न होता हो, जिसको कैश में कन्वर्ट ना कर सकते हो, तो ऐसे सभी खर्च का लाभ जो अधिक वर्षों तक प्राप्त होता है उसे अपने अवास्तविक संपत्ति कहते हैं। राइट। इसके उदाहरण के अंदर अगर आपको पूछा जाए कि अवास्तविक संपत्ति के उदाहरण लिखें तो प्राथमिक खर्च है। राइट है। उसके बाद डिबेंचर या ऋण पत्र प्रकाशित करने का जो खर्च है, ऋण पत्र या डिबेंचर प्रकाशित करने का जो खर्च होता है, तो वो भी कैसा संपत्ति में आता है? प्रकाशित का खर्च। तो उसको अवास्तविक संपत्ति कहते हैं। अवास्तविक जो संपत्तियां होती हैं उसे अपने प्रसारित राजस्व खर्च भी कहते हैं। कौन सा खर्च कहते हैं? प्रसारित राजस्व खर्च। ये क्या होता है उसको अपने खर्च के अंदर और ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। राइट है। तो कौन सी, इसको अपने क्या कह सकते हैं? प्रसारित राजस्व खर्च। ओके, तो ये था आपका अवास्तविक संपत्ति। ओके, तो संपत्ति किसे कहते हैं? तो संपत्ति यानी ऐसी कोई भी दृश्य या अदृश्य वस्तु जो धंधे के मालिक की हो, जिसका आर्थिक मूल्य हो, उसे अपने क्या कहते हैं? नेक्स्ट जो टर्म है वो है देनदार यानी डेटर्स। डेटर्स यहाँ खास ध्यान रखना है, बी जो साइलेंट है इसको डेप्टर्स नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? डेटर्स पढ़ना है। ओके, डेटर्स को समझने के लिए अपने एक उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धंधे ने क्या किया? सलमान को क्या किया? माल बेचा। किसको माल बेचा है? सलमान को माल बेचा है। और सलमान ने क्या बोला कि 3 महीने के बाद वो 10,000 क्या करेगा? आपको देगा। कब देगा? आफ्टर 3 मंथ्स। ओके, किसको देगा? सलमान किसको देगा? धंधे को देगा। और क्या करना है आपको? 3 महीने के बाद आपको सलमान के पास से इतनी रकम क्या है? प्राप्त होने वाली है। कितने महीने के बाद? 3 महीने के बाद। तो 3 महीने तक सलमान आपके धंधे का क्या कहलाएगा? देनदार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? देनदार कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सलमान के पास से आपको क्या है? 10,000 रुपये मिलने वाले। पर कितने महीने के बाद मिलने वाले? 3 महीने के बाद में मिलने वाले हैं। तो 3 महीने तक सलमान आपका क्या कहलाएगा? धंधे का देनदार कहलाएगा। और देनदार कहलाएगा यानी क्या? कि ये जो है वो क्या हुआ? आपकी संपत्ति हुई। कौन सी क्या हुई? संपत्ति। क्यों? क्योंकि 3 महीने के बाद क्या है? उतनी रकम आपको सलमान के पास से मिलने वाली है। पर कितने महीने के बाद मिलने वाली है बेटा? 3 महीने के बाद मिलने वाली है। तो ये संपत्ति कौन सी संपत्ति हुई? चालू संपत्ति हुई। कौन सी संपत्ति गिनाएगी? ये करंट एसेट गिनाएगी, चालू संपत्ति गिनाएगी। इसके लिए अपने कह सकते हैं कि देनदार ये धंधे की कैसी संपत्ति है? तो देनदार ये धंधे की कैसी संपत्ति कहलाती है? चालू संपत्ति कहलाती है। तो देनदार का मतलब क्या हुआ? तो देनदार का मतलब हुआ कि जिसको आपने क्या किया है? उधार माल बेचा है।
ये आपने माल कौन सा बेचा बेटा, उधार माल बेचा है, तो उसके पास से जो रकम आपको प्राप्त होने वाली है, ओके, तो सामने वाला व्यक्ति जिसके पास से आपको प्राप्त होने वाली है वह धंधे का क्या कहलाएगा, देनदार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, देनदार कहलाएगा। क्लियर। अब ये दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि देनदार हमेशा उधार बिक्री से उत्पन्न होता है। कब उत्पन्न होता है, उधार बिक्री से। ओके, देनदार और लेनदार का जन्म कब होता है, उधार माल बेचने या उधार माल खरीदने से ही देनदार और लेनदार का जन्म होता है। यदि आप नकद माल खरीदते हैं या नकल माल बेचते हैं तो तुरंत ही रकम आपको मिल जाती है या फिर तुरंत ही रकम आप क्या करते हो, चुका देते हो, तो वहाँ देनदार और लेनदार का उद्भव होता नहीं है। तो यहाँ क्या किया है, आपने सलमान को उधार माल बेचा है, तो सलमान 3 महीने के लिए उधार, कंडीशन क्या है, 3 मंथ्स की है, तो 3 महीने तक सलमान धंधे का क्या कहलाएगा, देनदार कहलाएगा। और उससे आपको रकम क्या है, मिलने वाली है। कितने महीने के बाद मिलने वाली है, 3 महीने के बाद मिलने वाली है। इसके लिए देनदार कैसी संपत्ति गिनाएगी, चालू संपत्ति गिनाएगी। और ये सब किसके कारण उत्पन्न हुआ, देनदार किसके कारण उत्पन्न होता है, उधार माल बिक्री से उत्पन्न होता है। यानी देनदार की सीधी असर उधार बिक्री से होती है। जितनी आपकी उधार बिक्री बढ़ेगी उतने आपके देनदार भी बढ़ेंगे। क्लियर। तो ये था आपका क्या, देनदार। ओके, उसके बाद अपने पढ़ते हैं लेनदार को। तो देनदार और लेनदार दोनों का अर्थ एक जैसा ही है। यहाँ पढ़ते हैं अपने लेनदार। लेनदार को अपने क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। ओके, तो क्रेडिटर्स का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पे भी एक उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके धंधे ने, ओके, आपका जो धंधा है उस धंधे ने क्या किया, जय के पास से माल खरीदा है। क्या किया है, जय के पास से क्या किया है, माल खरीदा है। कितने का माल खरीदा, फॉर एग्जाम्पल आपने जय के पास से क्या किया, 10,000 का उधार माल खरीदा है। कौन सा माल खरीदा है, उधार माल खरीदा है। ओके, और कंडीशन क्या कहे कि आप जो ने उधार जो माल खरीदा है तो 3 महीने के बाद आप क्या करेंगे, जय को उतनी रकम चुकाएंगे। यहाँ आपको क्या 3 महीने के बाद सलमान से उतनी रकम मिलने वाली थी, तो यहाँ आपने कंडीशन क्या रखी कि 3 महीने के बाद आपको ने जय को क्या है 10,000 रुपये चुकाएंगे। तो 3 महीने तक जय जो है वो क्या कहलाएगा, आपके धंधे का लेनदार कहलाएगा। ओके, तो क्या कहलाएगा, जय इज नोन एज क्रेडिटर्स ऑफ योर बिजनेस फॉर 3 मंथ्स। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए वो क्या कहलाएगा, लेनदार कहलाएगा। अब यहाँ क्या कर रहे हो कि धंधा क्या कर रहा है, जय को रकम चुका रहा है। तो धंधे को अंदर जो रकम चुकाई जाती है वो क्या कहलाता है, अपना दायित्व कहलाता है। क्या कहलाता है, दायित्व कहलाता है। पर ये दायित्व कब, कितने महीने के अंदर चुका देना है आपको, 3 महीने तक चुकाना है। तो 1 वर्ष से कम समय के लिए जो दायित्व होता है वो कौन सा दायित्व होता है, चालू दायित्व होता है। कौन सा दायित्व होता है, चालू दायित्व होता है। सो द क्रेडिटर्स इज आवर करंट लाइबिलिटीज एंड डेटर्स इज आवर करंट एसेट्स। जो देनदार होती है वो अपनी चालू संपत्ति होती है और लेनदार जो होता है वो अपना क्या होता है, चालू दायित्व होता है। तो लेनदार का अर्थ क्या कहेंगे कि जिसके पास से आपने उधार माल खरीदा है उसको जो रकम चुकाते हैं, तो जिसको चुकाते हैं तो वो अपना क्या बनता है, लेनदार बनता है। और जिससे अपने रकम प्राप्त करते हैं तो वो क्या बनता है, देनदार बनता है। ओके, तो क्लियर हुआ। तो यहाँ 3 महीने के लिए जय आपके धंधे के लिए क्या है, लेनदार है, और यहाँ 3 महीने के लिए सलमान आपके धंधे के लिए क्या है, देनदार है। देनदार कैसी संपत्ति है, चालू संपत्ति है, क्योंकि इसका समय 1 वर्ष से कम होता है। और लेनदार क्या है, चालू दायित्व है। क्यों, क्योंकि इसका समय भी 1 वर्ष से कम होता है। क्लियर। और लेनदार कब उत्पन्न होगा, उधार खरीदी से उत्पन्न होगा। कब उत्पन्न होगा, उधार खरीदी से। समझ में आया आपको। तो देनदार कब उत्पन्न होता है, उधार बिक्री से, और लेनदार कब उत्पन्न होता है, उधार खरीदी से उत्पन्न होता है।